हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स की बुक ये देखिए एचएम पब्लिकेशन की है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी अच्छी बुक होती है। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इस बुक का ही सोल्यूशन कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। तो ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम्पल की तरह है बिल्कुल। तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने एग्जाम्पल इससे पहले की वीडियो में हमने समझाया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन 6 है ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और ये आपको शायद किसी भी बुक में ना मिले। तो फिर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन डिवाइड 76, 132 एंड 160 एंड लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। अब देखिए, जो इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए थे तो रिमाइंडर दे देता था कि क्या क्या मिलना चाहिए रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू ही नहीं दी है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि रिमाइंडर सारे केसेस में सेम मिलेगा, यानी कि जो भी सबसे बड़ा नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो तीनों में इक्वल इक्वल बचेगा। तो हमको जब रिमाइंडर दिया होता है तो हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसमें से फिर एचसीएफ निकाल लेते हैं बड़ी ईजिली। लेकिन जब रिमाइंडर गिवन नहीं है तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करके इस क्वेश्चन में फॉर्म बना लेंगे। देखिए, जैसे सपोज कर लेंगे पहले कि सपोज P is SCF of all these three given numbers and leaves remainder R कि P SCF इन तीनों का और सब अगर सारे इन तीनों नंबर को हम P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर R बचेगा। अब इस केस में हम इक्वेशन बना लेंगे जैसे 76 है और हम इसको P से डिवाइड कर रहे हैं। जब हमको रिमाइंडर भी नहीं पता है क्या है, सिर्फ इतना पता है कि R है। अगर कोई वैल्यू पता होती है तो हमें पता चल जाता है कि कुछ आइडिया भी लगता है कितने टाइम, लेकिन हमें पता ही नहीं कितने टाइम जाएगा। तो हम सपोज कर लेंगे कि ये Q1 टाइम जा रहा है। Q ये सब 1 सफिक्स में लगाया हुआ है तो ये Q1 टाइम P से अगर हम यानी SCF से अगर डिवाइड करते हैं 76 को तो ये Q1 टाइम जाता है, रिमाइंडर R आता है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे नंबर की भी इक्वेशन बना लेंगे और ये इसको भी P से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये किसी और टाइम ले जा सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम हो हर नंबर के लिए। और रिमाइंडर लेकिन इसमें भी R होगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम रिमाइंडर होना चाहिए। और 160 है, इसको भी हम P से डिवाइड करेंगे और Q3 टाइम्स अगर ये जा रहा है तो रिमाइंडर R बचेगा। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में से अगर अपनी फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो देखिए 132 माइनस 76 इधर हो जाएगा और PQ2 में से PQ1 माइनस होगा और R में से R माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 आएगा, P को कॉमन ले लेंगे, Q2 माइनस Q1 आ जाएगा और R में से R चला गया, 0 बच गया। 56 इज इक्वल टू PQ2 माइनस Q1। बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड में से थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 160 माइनस 132 और उसके बाद इसका भी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम पहले लिख दें इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमने इसी तरह से इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो 28 आया और थर्ड में से फर्स्ट को किया तो 84 आया। अब ये जो ABC हमारी 3 इक्वेशन बनी है अगर हम इसमें देखेंगे तो हम किसी नंबर 56 को डिवाइड कर रहे हैं P से और कितने टाइम जा रहा है, Q2 माइनस Q1 टाइम जा रहा है और रिमाइंडर 0 है। इसी तरह से किसी नंबर 28 को P से डिवाइड कर रहे हैं, Q3 माइनस Q2 टाइम जा रहा है और रिमाइंडर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। इसी तरह 84 को P से डिवाइड कर रहे हैं और ये भी क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और Q3 माइनस Q1 टाइम जा रहा है। इससे हमें पता चला कि ये जो 56, 28, 84 हम इन तीनों को P से डिवाइड कर रहे हैं और P से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। तो हमारी ये वो नंबर हैं जिनको हम अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। अब देखेंगे अगर 56 हमारा वो नंबर है जिसको हम P से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा जो 56 है ये 76 से कितना लेस है, तो ये 76 से देखिए 20 टाइम लेस है। इसी तरह से जो हमारा 132 है, क्योंकि देखिए इन तीनों इक्वेशन से हमें पता चला कि P इज़ SCF ऑफ 56, 28, 84। P जो है वो इन तीनों का SCF है। और अब हम 76 में से अगर 56 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। इसी तरह से 132 में से हम
84 पे सॉरी, अभी जो है हमको SCF पे फाइंड आउट करना होगा। तो P अगर इन तीनों नंबर का SCF है तो हम बड़ी इजीली SCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एल्गोरिथम का चैप्टर है तो आप डिवीजन मेथड से ही इनका SCF फाइंड आउट करिए। तो देखिए अब हमें ये 3 नंबर थे 56, 28, 84 तो सबसे लीस्ट वैल्यू को पहले सेकंड लीस्ट से हम लोग करते हैं डिवाइड, और अब SCF 28 आ जाता है। 56 एंड 28 का जो SCF है वो 28 आ गया। इस तरह से फिर जो SCF आता है उसको हम जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसके साथ लेते हैं और फिर से SCF फाइंड आउट करते हैं तो 28 आ गया। तो इन तीनों नंबर का जो SCF था वो 28 आ गया। अब यानी 28 ही P की वैल्यू आई ना, P इज इक्वल टू 28 आ गया। तो जो 28 है यही वो वैल्यू है जो यहाँ पर P की वैल्यू थी, और यही उन तीनों नंबर को डिवाइड कर रही है और रिमाइंडर सेम दे रही है। तो SCF इसका 28 आ गया है। और अब हम ये भी चेक करना है कि मतलब रिमाइंडर सेम देगा सारे केसेस में। तो आंसर में तो नहीं पूछा है कि रिमाइंडर कितना देगा, लेकिन हम चेक कर सकते हैं अगर P की जगह पर हम 28 पुट करेंगे तो तीनों केसेस में हमारे जो R है उसकी वैल्यू 20 आएगी। सो SCF ये हमारा आंसर हो गया P की वैल्यू। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये एग्जाम्पल की तरह सिंपली दो नंबर का आपको SCF फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये सब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ही क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये यूक्लिड लेमा के हैं, एंड 12, 13, 14 भी यूक्लिड लेमा का, ये भी आपके सिलेबस में इस ईयर नहीं है। ये 15 क्वेश्चन सिंपली आपके SCF फाइंड आउट करने वाले हैं। और अब जो आपको प्रॉब्लम होगी ये भी लेमा का ही क्वेश्चन है। अब आपको 17 क्वेश्चन देखना है। हो सकता है बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, तो बच्चों से जो हमें लगता है टिपिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, जिनके कोई एग्जाम्पल रिलेटेड नहीं है, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, SCF ऑफ 126 एंड 35 इज H। दो नंबर है जिनके SCF की वैल्यू उन्होंने कैपिटल H सपोज करी है, और अगर H को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो प्रूव दैट A इंटू बी अपॉन H इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले तो हमें इसका SCF फाइंड आउट करना होगा, H निकालना होगा, उसके बाद हमें H को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और यहाँ पर पुट करके प्रूविंग कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है सोल्यूशन में, कि हमारा जो नंबर है 35 है एंड 126 है, तो इसका SCF फाइंड आउट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। तो फिर हमने 126 को 35 से 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 21 आएगा। अब हम 35 और 21 को उठाएंगे और 31 को 21 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। जो नंबर अंडरलाइन है इन्हीं को हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और फिर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आता जाता है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो हमारा 7 आया लास्ट में, तो SCF हमारा हो गया है 7। जब 7 SCF हो गया, अब इसी SCF को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इधर लिखेंगे अपना 7, और 7 को सबसे पहले हम इस अपनी जितनी भी हमारी ये इक्वेशंस आई इन सब में हम 7 को फाइंड आउट करेंगे। तो 7 की वैल्यू हम यहाँ से क्या पुट करेंगे 21, और ये 14 इंटू 1, ये देखिए पूरा इधर एडिशन में है, अगर इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 21 माइनस 14, ये हो गई 7 की वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपना जो SCF है उसको इस फॉर्म में लाना है 126 से 35, इसलिए हम और अभी इसको ब्रेक करेंगे। 7 अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि यही हमारा H है, यही हमारा कैपिटल H है क्वेश्चन में दिया गया। तो 21 को देखिए हम अपनी इक्वेशन में पहले 14 को पुट करते हैं। तो 14, तो पहले 14 की प्लेस पर हम पुट करेंगे, तो 14 की जगह हम 35 इस इक्वेशन से देखिए 21 को इधर जाकर सब्ट्रैक्शन में कर देंगे तो 35 माइनस 21 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग, क्योंकि देखिए 35 हमें चाहिए क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, इस 35 को अब हम ज़्यादा रिप्लेस नहीं करेंगे, और यहाँ पर 21 को हमको क्योंकि 126 भी चाहिए तो 21 को भी हम ऊपर वाली इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले तो दोनों जितने भी सेम नंबर मिल जाएंगे हम सबको कलेक्ट करते रहेंगे। तो 21, और अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये +21 हो जाएगा और -35 हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया, और -35। अब हम अपने 21 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 126 माइनस 35 इंटू 3, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, ये पूरा उधर जाकर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो ये सिर्फ 21 की वैल्यू आई है।
अब हम 21 के बाद इंटू 2 भी लगा था, तो इंटू 2 और माइनस 35। इसके बाद देखिए आप लोग 35, पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा, 126 में मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 35 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर माइनस 35 हो जाएगा। अब हम लोग अपने 126 इंटू 2 ऐसे ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही चाहिए, और 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 6 माइनस 35, और यहाँ से 35 को कॉमन अगर ले लें तो 6 बचेगा, ये साइन चेंज, बाहर माइनस लिया हुआ इसलिए यहाँ माइनस की जगह +1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा इंटू 7। अब हम इसको अपनी जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन थी इससे इक्वेट करेंगे। तो क्वेश्चन की इक्वेशन थी कैपिटल H इज इक्वल टू 126 इंटू ए प्लस 35 इंटू बी। तो अगर इक्वेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इसको हम माइनस बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे देखिए इधर 7 इज इक्वल टू 126 इंटू 2, तो प्लस 35 इंटू -7, इससे -7 अंदर ले लेंगे, बाहर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अब इक्वेट अगर करेंगे तो b के प्लेस पर देखिए आएगा -7 और a के प्लेस पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू 2 हो गई है, b की वैल्यू -7 हो गई है। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें प्रूविंग करनी है a इंटू बी अपॉन एच की वैल्यू -2 होनी चाहिए। तो हम लोग पुट करेंगे प्रूविंग के लिए, इधर ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, और आपका LHS लगेगा a इंटू बी अपॉन एच। यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे 2, b की वैल्यू पुट करेंगे -7, और अपॉन एच यानी कि HCF -14/7 आ जाएगा आंसर -2, जो कि हमारा RHS के बराबर है। हेंस प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को समझने में तो प्लीज़ आपको कमेंट करके बताइए। अच्छा बच्चों, तो अब देखिए 18th क्वेश्चन जो है इस बिल्कुल इसी तरह है। इफ HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 210 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 55 इंटू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस ए। यहाँ पर देखिए सिर्फ हमें ए की वैल्यू नहीं गिवन है, तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने एच को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, इसी तरह हम लोग यहाँ पर अपना HCF निकालेंगे दोनों नंबर का, और उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। जब फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे ए को कंपेयर करके यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी, और उसको पुट करके 2 माइनस ए की वैल्यू आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपका 19th क्वेश्चन भी है। 13th क्वेश्चन में आपको सिर्फ HCF निकालना है, और 21st क्वेश्चन में भी HCF निकालना है। इसको हम समझा देते हैं कि क्या पता शायद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो 21st क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, अ बुक सेलर परचेज्ड 117 बुक्स आउट ऑफ विच 45 बुक्स आर ऑफ मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग 72 बुक्स आर ऑफ फिजिक्स। ईच बुक हैज़ अ सेम साइज. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बुक्स आर टू बी पैक्ड इन सेपरेट बंडल्स एंड ईच बंडल मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ बुक्स. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बंडल्स विच कैन बी मेड ऑफ दीज 117 बुक्स. अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास टोटल 117 बुक्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 117, और इसमें से मैथमेटिक्स की बुक जो हैं तो देखिए बच्चों, इन दोनों दो सब्जेक्ट की बुक्स हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की। फिजिक्स की 72 बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की 45, टोटल बुक्स हो गई आपके पास 117 बुक्स। इन्होंने कहा है कि जैसे अब हम मैथमेटिक्स का अलग बंडल बनाएंगे और फिजिक्स का अलग बंडल बनाएंगे, लेकिन जैसे अब एक बंडल में हम लोग कुछ बुक्स लगाते हैं, सपोज जैसे एक बंडल में 5 बुक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा, सबसे पहले हमें यही HCF होगा कि हम मैक्सिमम इक्वल हाइट के, क्योंकि हमें सारे बंडल इक्वल हाइट के बनाने हैं, चाहे वो मैथ्स की बुक हो या फिजिक्स की बुक हो, और सारी बुक सेम साइज़ की इन्होंने कहा है। तो इक्वल हाइट का मतलब है सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे, तो HCF से हमें पता चलेगा कि एक बंडल में कितनी बुक मैक्सिमम हम लोग लगा सकते हैं कि सब इक्वल हाइट के बंडल्स बने। इसका मतलब जो HCF होगा, हमको इतनी एक बंडल में इतनी ही बुक्स लगानी है, जो नंबर इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो सिंपली आपको दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। बच्चों HCF फाइंड आउट करेंगे तो 72 वन टाइम जाएगा, और आपका रिमाइंडर 27 आ जाएगा। फिर हम 45 से 27 भी वन टाइम जाएगा, और रिमाइंडर आपका 18 आ जाएगा। फिर हम 27 और 18 को लेंगे, और 27 को 18 से डिवाइड करेंगे, वन टाइम जाएगा, रिमाइंडर 9 आ जाएगा।
फिर 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में हमारा 9 आया तो SCF हो गया 9। जब एक बंडल में हमारी 9 बुक्स लगेंगी, अब अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करें तो एक बंडल में 9 बुक लग रही है और टोटल हैं कितनी 45 बुक्स, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 बंडल आपके मैथमेटिक्स के हो गए। और इसी तरह फिज़िक्स की बात करें तो एक बंडल में 9 बुक लग रही है तो कितने बंडल बन गए, 8 बंडल्स हमारे फिज़िक्स के बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ बंडल्स 13, ये आंसर हो गया आपका। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ primes and this factorization is unique except for the order in which the prime factors are written। सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर बच्चों वो होता है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का फैक्टर 1 इंटू 5 ही लिख सकते हैं, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हुए 1 और 5। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं, जैसे हमने ले लिया 49 के 1 इंटू 7 इंटू 49, तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, अब देखिए हम लोग जब भी किसी का फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे जो बेसिक तरीका होता है वो होता है प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन को लिखना। तो प्राइम नंबर में अगर हम किसी कंपोजिट नंबर का, तो ये पहली बात आपका 49 जो है वो कंपोजिट नंबर हो गया, लेकिन ये वाला कंपोजिट नहीं है। तो आप ईजिली समझ सकते हैं कि जो प्राइम होते हैं उनको छोड़कर सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। तो नॉन प्राइम को भी कंपोजिट कह सकते हैं आप लोग। अब जब कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कोई भी कंपोजिट नंबर है तो हम उसके फैक्टर्स को प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने 8 ले लिया है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। ये भी देखिए प्राइम नंबर्स ही हैं, 2 प्राइम नंबर है, तो हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के फैक्टर में लिख सकते हैं। एंड फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब होता है जिसके जैसा बिल्कुल कोई दूसरा ना हो, तो यूनिक। अब जैसे ये हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, अब अगर हम कहें कि हमने लिखा कहीं पर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 और हम कहें हम ये 8 का फैक्टर नहीं बल्कि किसी और नंबर का फैक्टर है, या ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई होकर किसी और नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो सारे ही नंबर्स का जो फैक्टर्स होता है वो यूनिक होता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन। मतलब अगर हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हम ले लें अगर 6 ले लें और 2 इंटू 3 हम इसका फैक्टर लिख रहे हैं, तो हम कहने भाई 3 इंटू 2 लिख दिया, तो क्या ये किसी और नंबर का, अगर हम ऑर्डर को चेंज ना करें यानी ऑर्डर को मैटर ना करें, तो चाहे हम आगे से पीछे लिखें या पीछे से पहले, पीछे वाले फैक्टर्स लिखें आगे वाले, हमेशा ये किसी यूनिक नंबर को ही दिखाएंगे, यानी कि 3 इंटू 2 हमेशा 6 को ही दिखाएगा। बस ये सिंपली इसलिए थ्योरम है आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद आपको इसी पे कुछ फैक्टर्स करने होंगे कि बच्चों, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप लोगों को SCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो कोई नया प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल जैसे आप लोग छोटे पे करते थे, 2 नंबर के SCF फाइंड आउट करने के लिए उनके फैक्टर्स किए जाते थे और जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते थे वो सारे हम लोग कलेक्ट करके उसको SCF बता देते थे। इसी तरह से LCM आपके 2-3 नंबर के एक साथ कैलकुलेट होते थे। तो आप इसमें भी आप जैसे हमेशा से प्राइम फैक्टर करते हैं वही प्रोसीजर है। और जो क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है तो वो है आपका एक फार्मूला अप्लाई होता है, SCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर हैं तो उन दोनों नंबर को जो प्रोडक्ट करने पर आंसर आएगा, तो उन दोनों नंबर के SCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास वही आंसर आएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। बच्चों हम लोग HM पब्लिकेशन की बुक का पेज नंबर 12 का एग्जाम्पल 4 ले रहे हैं। गिवन दैट के तो हमको SCF 306 और 657 ये 2 नंबर हैं जिनके SCF 9 है और इनका LCM फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे। तो SCF तो आपको दिया गया है, सॉल्यूशन में देखिए SCF इज इक्वल टू 9 और नंबर्स आपके हैं, तो A आपका जो नंबर है वो 306 ले लीजिए A, और B को सपोज कर लिए 5 6 7। अब फॉर्मूला लगेगा SCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। SCF की जगह हमने 9 पुट किया, LCM क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, A की जगह 306 और 6 5 7, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे LCM की वैल्यू आ जाएगी 22338 और ये आंसर हो गया।
So the question is check whether, ये एग्जाम्पल 5th क्वेश्चन है, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। n की 6 to the power n के लिए पूछ रहा है, जहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 10 सो ऑन। अगर हम 6 की पावर 1 लेंगे तो क्या हमारा जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस एंड द डिजिट 0, मतलब कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस होगा क्या यहाँ पर 0 आएगा। 6 टू द पावर 2 पे क्या यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, या 6 टू द पावर 3 पे, या 6 टू द पावर 4 पे। तो हमको इस तरह नहीं चेक करना, बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन सब काफ़ी इजीली चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी ये क्वेश्चन आता है। 4 टू द पावर n पे भी आता है, 6 टू द पावर n पे। तो अब 6 का देखिए हम सबसे पहले तो अगर लास्ट कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट डिजिट में से 10 है, 20 है या 100 है, जिसके भी लास्ट यानी यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं ये हम इनके फैक्टर्स में हमेशा 2 into 5 आता है। तो अगर हमारे नंबर्स में हम जब इनकी नेचुरल पावर बढ़ाते जाएंगे और नंबर्स में हमारे 2 into 5 फैक्टर आ रहा है, तब तो हमारा यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है। लेकिन अगर 2 into 5 जैसा फैक्टर नहीं आ रहा है तो हमारा यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता है। तो हम इनके फैक्टर चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो 6 टू द पावर 1 का फैक्टर 2 into 3 लिख सकते हैं। और आपको पता है अगर हम 6, तो यहाँ पर तो 2 और 5 आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट एंड पे कभी भी 0 आएगा नहीं। और वैसे भी 6 टू द पावर 1 की वैल्यू 6 होती है, तो हमें पता ही है कि यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ रहा है। अगर हम 6 टू द पावर 2 को इस तरह करेंगे, 2 into 3 और 2 into 3, यही फैक्टर 2 बार लिखे जाते हैं, इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 into 3 होल का स्क्वायर। तो आप देखेंगे हर बार आप पावर कितनी भी इसकी बढ़ाते जाएं, लेकिन हर बार आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स वही आएंगे। तो जब फैक्टर चेंज ही नहीं हो रहे हैं तो कभी भी 2 into 5 आएगा ही नहीं, और यूनिट प्लेस पर कभी भी 0 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर होगा आंसर नो, कभी भी आपका 6 टू द पावर n पे यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आएगा। हाँ बच्चों, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 आ गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको प्राइम फैक्टर करना है, सेकंड में भी प्राइम फैक्टर करना है। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 1 2 6 7 3, ये भी वही है। और ये देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल का क्वेश्चन बताया उसी तरह ये फॉर्मूले से सॉल्व होगा। फिर फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, इसमें भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और वेरीफाई करना है। और इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 into 11 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो अब कंपोजिट नंबर हम बता चुके हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 हों। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करके फिर उसके फैक्टर करके, ऐसा नहीं करेंगे नहीं कि सारे नंबर्स हैं तो हम उनको सॉल्व कर दें, उसके बाद जो नंबर आए उसका फैक्टर करें, फिर दिखाएं कि इसका फैक्टर मोर देन 2 है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ईज़िली काफ़ी हो सकता है। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहली बात कि 2 टर्म्स हैं इसमें, जहाँ से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वहाँ से आपके टर्म बढ़ जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है 3 into 5 into 7, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। दोनों टर्म्स में 7 कॉमन है, हमारा 7 को हमने बाहर ले लिया, अंदर आपका बचेगा 3 into 5 plus 11। तो सॉल्व करना चाहेगा आप कर सकते हैं, वैसे 15 plus 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि आपको तो वैसे भी पता है कि 26 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि नॉन प्राइम ये भी है। और वैसे इसमें 7 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑलरेडी 2 फैक्टर हैं मोर देन, अगर इसमें एक फैक्टर 1 लगा देंगे तो ये मोर देन 3 हो गए, मोर देन 2 हो गए, तो ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। और आपको इसको पूरा सॉल्व करके शो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि इसके फैक्टर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। कि हम यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ पर 1 भी एक इसका फैक्टर हो गया, और एक जो पूरा सॉल्व करके आपको जो नंबर आएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो आपका मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये नॉन प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर। इस तरह के जितने भी आएंगे आपके सारे नंबर्स वाले, तो आप ऐसे कॉमन लेकर बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 1.2 का ही है। इसमें चेक करना है कि नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। तो 2 into 3 plus 5 है। अब देखेंगे आप, यहाँ पर 2 टर्म्स बन रहे हैं और दोनों ही टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यहाँ से भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पर भी नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हेयर नो फैक्टर कैन बी टेकन एज कॉमन, hence it is a prime number।
इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन इसका जो है ये बिल्कुल ऊपर की ही तरह जो भी बताया है। इस क्वेश्चन को अगर चेक करना है तो देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, 13 को आप बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर होगा 7 इंटू 11 प्लस 7। तो जिसमें भी आपको कॉमन फैक्टर मिल जाए तो वो आपके कोप्राइम हो गए, सॉरी कंपोजिट हो गए। तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपका ये भी प्राइम नंबर हो गया। ये एक्सरसाइज का 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें चेक वेदर 26 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 5 फॉर एनी n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n का मतलब है कि आपकी जो पावर लगी है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रही है। तो पूछा ये गया है कि 26 की पावर 1 या 26 की पावर 2 या 26 की पावर 3, इस तरह से अगर हम इंक्रीज़ करते जाएँ तो क्या जो भी वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस पर यानी एंड प्लेस पर क्या 5 आएगा, इसको चेक करना है। तो सबसे पहली बात कि किन के एंड प्लेस पर 5 आता है, सिर्फ जिनमें फैक्टर 5 होता है उन्हीं के एंड प्लेस पर 5 आ सकता है। तो हम चेक कर लेंगे 26 में फैक्टर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम 26 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 26 इज इक्वल टू, तो 26 का फैक्टर तो 2 इंटू 13 आ गया। 26 टू द पावर 1 अगर लें इसको, तो वैसे भी इसको एंड प्लेस पे 5 आ नहीं रहा था और कोई फैक्टर 5 भी नहीं है, तो हम कह भी सकते हैं फैक्टर से भी इसके एंड प्लेस पे 5 नहीं आएगा। और अगर 26 टू द पावर 2 ले लें तो जस्ट यही फैक्टर डबल हो जाने हैं। तो जब जब वही फैक्टर डबल हो रहे हैं और ट्रिपल होंगे तो आपका जब 5 आया ही नहीं पहले ही फैक्टर में तो सेकंड में भी नहीं आएगा। इसी तरह थर्ड में पावर 3 लग जाएगी, वहाँ पर भी फैक्टर 5 नहीं आएगा। जब फैक्टर 5 आया ही नहीं तो नंबर के एंड में कभी भी 5 नहीं आएगा। क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जितने भी नंबर जिनके एंड में 5 आता है, 25 है, 1 to 5 है, सब में क्या होता है फैक्टर 5 ज़रूर होता है। जब इसमें फैक्टर 5 आएगा ही नहीं कभी, 26 की पावर 3 में भी पावर 3 लग जाएगी आपकी, तो इसलिए कभी भी इनके एंड प्लेस पर 5 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को आता है। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, शॉर्ट आंसर टाइप में से। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 150 मीटर इंटू 150 by 60 मीटर एंड टू साइक्लिस्ट करण एंड विजय स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल एट स्पीड ऑफ 21 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। 21 मीटर पर मिनट एंड 28 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर मिसिंग है। एंड दे साइकिल अलॉन्ग द रेक्टेंगुलर ट्रैक अराउंड द फील्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम मोमेंट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड आप देखिए एग्जाम्पल के लिए 150 by 60 की है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को सारी स्पीड भी मिनट में दे रखी, मीटर में दे रखी है, मीटर पर मिनट में, तो आप लोगों को चेंज मीटर नहीं करना पड़ेगा। एंड दे साइकिल अलॉन्ग द रेक्टेंगुलर ट्रैक अराउंड द फील्ड। अब देखिए मान लीजिए किसी एक फिक्स पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों लोग साइकिलिंग करना और इसके चारों तरफ साइकिलिंग कर रहे हैं। एक की स्पीड 21 मीटर पर मिनट है, एक की 28 मीटर पर मिनट है। करण और विजय दो हैं। तो अगर करण यहाँ से 21 मीटर पर मिनट से स्टार्ट करता है, स्टार्ट तो दोनों साथ में करते हैं, तो ये 21 मीटर पर मिनट से स्टार्ट करेगा और दूसरा 28 मीटर पर मिनट से स्टार्ट करेगा। यानी कि जो विजय हैं उनकी स्पीड ज़्यादा है तो वो आगे निकल जाएंगे और करण पीछे रह जाएंगे। दे साइकिल अलॉन्ग द रेक्टेंगुलर ट्रैक अराउंड द फील्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम मोमेंट। सेम मोमेंट पर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी देर के बाद दोनों फिर से मिलेंगे। तो फिर से मिलने के लिए कंडीशन ये होती है कि आपका जो करण थे जब उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये जैसे कंप्लीट कर रहे हैं अपना राउंड, उसके बाद ये मान लीजिए कि एक राउंड कंप्लीट किया, फिर यहाँ पर आ गया, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर यहाँ पर आ गया, तीसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले एक बार में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसका डबल चलेंगे, दोबारा आएंगे, ट्रिपल चलेंगे, तो जो पहले वाली की स्पीड है इसका जो मल्टीपल होगा, यानी कि कितना डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहे हैं। और इसी तरह से हम दूसरे का निकालेंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब हम दोनों के एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअल में फिर से बाद में कहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमको पहले पता करना है कि अगर एक कंप्लीट राउंड करके अपनी जगह पर कोई भी करण या विजय में से वापस आता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में। तो आप रेक्टेंगुलर पार्क है तो डिस्टेंस के लिए हमको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क।
इसका फॉर्मूला होता है 2L + P, 2 150 + 60, आंसर 210 मल्टीप्लाई बाय 2 = 420 मीटर। ये है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर। अब अगर कोई करंट मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है और किसी स्पीड से करंट स्टार्ट कर रहा है, करंट स्पीड 21 मीटर पर मिनट, तो 1 मिनट में 21 मीटर जाता है, तो 42 मीटर में कितना जाएगा। ये सिंपली कहने कि अगर हमें टाइम कैलकुलेट करने की एक कंप्लीट राउंड में करंट कितना टाइम लेते हैं, तो टाइम के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये हो जाएगा 420/21। तो करंट अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर यूँ जाकर ये कंप्लीट राउंड आते हैं, तो ये 20 मिनट लेते हैं। अब देख लेते हैं विजय कितना टाइम लेंगे। तो ये तो करंट का टाइम था, इसी तरह विजय का टाइम, तो विजय की ये डिस्टेंस तो सेम है, वही रेक्टेंगुलर पार्क है, और उसकी जो स्पीड होगी विजय की वो 28 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, पर मिनट दी हुई है। तो इनको भी सॉल्व करेंगे और हमारा 15 मिनट में जो आपके विजय हैं वो एक राउंड यहाँ से कंप्लीट करके आ जाएंगे। अब विजय जल्दी आ जा रहे हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा है, वो 15-15 मिनट पे आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम विजय 30 मिनट पर आएंगे। इसी तरह से 15 के मल्टीपल पे, और जो करण है वो 20 के मल्टीपल पर आते जाएंगे। 20 मिनट के बाद यहाँ पर आए स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर 40 मिनट के 40 मिनट के बाद आएंगे, फिर आफ्टर 60 मिनट आएंगे। तो जब ये मल्टीपल पे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम का एलसीएम निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा एलसीएम एक कॉमन नंबर होगा जो इनका भी मल्टीपल होगा और इनका भी मल्टीपल होगा। तो हमें पता जाएगा सबसे जल्दी दोनों पहले सबसे कहाँ पे मिलेंगे एक साथ फिर से। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज़, तो आपको बच्चों कैलकुलेट करना आता ही है। आप सॉरी से 2 10 तो एलसीएम आपका आ गया है 60 मिनट। तो 60 मिनट के बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। क्वेश्चन में था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो 60 मिनट के बाद मिलेंगे। ये पहला आंसर आपका हो गया। सेकंड था कि एट मीट अगेन एट द स्टार्ट, ठीक है, फिर से क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चंस टिपिकल थे वो हम बता चुके हैं, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन हमने मिस किया है और आपका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के पहले उससे पहले के एग्जांपल्स लगाएंगे, कुछ थ्योरम्स हैं, फिर आपकी रेशनैलिटी और इरेशनैलिटी पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस आपके, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा।